दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे मेट्रोपोलिस लैब के बारे में। हम यहाँ मेट्रोपोलिस को मोस्टली 4 पॉइंट पे एनालाइज करेंगे। पहला हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या ये कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। साल था 1980 का, जब डॉक्टर सुशील शाह अपने MBBS कंप्लीट करने के बाद अपना कुछ करने का सोच रहे थे। इसी साल डॉक्टर सुशील शाह अलॉन्ग विथ हिज फादर, वाइफ एंड VK देसाई एक हॉस्पिटल सेटअप करते हैं, VK हॉस्पिटल, जिसके साथ एक पैथोलॉजी सेगमेंट भी अटैच था। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था और 1989 में सडनली सुशील शाह के पिताजी कानूभाई शाह का डेथ हो जाता है। स्टिल दे कंटिन्यू द पार्टनरशिप। और इसी कालांतर में पैथोलॉजी सेगमेंट में डॉक्टर सुशील शाह अपना बास्केट में नया टेस्टिंग को इंक्लूड करके पैथोलॉजी बिजनेस को बढ़ा रहे थे। पर साल 1995 में डॉक्टर सुशील शाह का पैथोलॉजी बिजनेस, जो वो खुद सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू चला रहे थे, उसे पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देते हैं और महज एक ही साल में, शायद मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से, अपना नाम को कन्वर्ट करके मेट्रोपोलिस हेल्थ साइंस रख लेते हैं। साल 1998 में एंट्री होता है अमीरा शाह का, द डॉटर ऑफ सुशील शाह, हु इज़ फ्रॉम द बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। अमीरा शाह के जुड़ते ही मेट्रोपोलिस बिजनेस को डॉक्टर VK देसाई हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया जाता है और फाइनली 2003 में एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर दिया जाता है फ्रॉम पार्टनरशिप। कंपनी बनते ही अमीरा शाह ने बिजनेस को टेक ओवर किया और जहां तक हो सकता था लोकल इंडिपेंडेंट प्लेयर से टाई अप करना शुरू किया। साथ ही रैपिड एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने एक्विजिशन भी स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने डिमांड और सर्विस क्वालिटी को देखते हुए इंडिया से बाहर भी अपना पैर जमाना स्टार्ट किया। जैसे 2005 में श्रीलंका एंटर किया, 6 में UAE, 13 में केनिया और 14 में मॉरिशस और घाना में। साथ ही कंपनी ने कुछ और देशों में सैंपल कलेक्शन के लिए ऑफिस भी खोला। कंपनी को पहला फंडिंग 2006 में ICICI वेंचर से मिला और फंडिंग मिलते ही कंपनी ने एक्विजिशन करना शुरू किया और 2009 में कंपनी ने मेट्रोपोलिस हेल्थ सर्विस से अपना नाम कन्वर्ट करके मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर रख लिया, जिसे आज हम जानते हैं। लास्टली कंपनी ने 2019 में अपना IPO के थ्रू पैसा भी उठाया और फिर एक्विजिशन का पेस को और तेज कर दिया। ये था ओवरऑल हिस्ट्री मेट्रोपोलिस लैब के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर लाल और थायरोकेयर का जो मैंने एनालिसिस का वीडियो बनाया उसे आप देख लें, आपको बेटर समझ में आएगा। आई बटन पे आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। हम यहाँ सेम चीज़ दोहराने नहीं वाले जो हम वहाँ पहले बता चुके हैं। कंपनी मोस्टली टेस्टिंग का काम करती है और टेस्टिंग में कंपनी का मेजर फोकस होता है पैथोलॉजी, B2C और साउथ और वेस्ट मार्केट। तीनों को चलिए बारी बारी से समझते हैं। पैथोलॉजी में काम करना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सैंपल को लिया जाता है और किसी स्पेसिफिक जगह टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। मतलब आप इस बिजनेस को आसानी से स्केल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है सेटअप कॉस्ट का, तो कंपनी को मशीन डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लगभग फ्री में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को कंटिन्यूअस उसी कंपनी से रीएजेंट खरीदना पड़ता है जिस कंपनी से कंपनी ने मशीन खरीदा है, तो वहाँ पे कंपनी को कंटिन्यूअस उसका पेमेंट करना पड़ता है। अगर हॉस्पिटल और इंडिपेंडेंट प्लेयर अपना बिजनेस को पैथोलॉजी सेगमेंट में स्केल नहीं कर सका, तो ये चैन बिजनेस पूरा का पूरा पैथोलॉजी सेगमेंट को आसानी से पूरा का पूरा प्राइस के बेसिस पे और सर्विस के बेसिस पे खा जाएगा। पर अगर वहीं हम रेडियोलॉजी सेगमेंट का बात करें, तो रेडियोलॉजी में वहाँ आदमी को रख के टेस्ट किया जाता है, तो जहाँ पे हॉस्पिटल का डोमिनेंस है। और चैन बिजनेस यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता स्केल करने के लिए, क्योंकि ये स्केलेबल ही नहीं है। मेट्रोपोलिस का मेजर फोकस पैथोलॉजी में और साथ ही कंपनी थोड़ा बहुत लो मार्जिन रेडियोलॉजी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे एक्सरे हो गया, ECG हो गया, जो कंपनी छोटे इंडिपेंडेंट प्लेयर से टाई अप भी किया है कि ठीक है आप मेरा क्लाइंट को रेडियोलॉजी सर्विस दीजिए, हम आपका क्लाइंट को पैथोलॉजी सर्विस देंगे। कुछ इस तरीके से टाई अप भी है। कंपनी का लगभग प्रेजेंस या कहे 58% रेवेन्यू मेजर 5 सिटीज से आता है, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, सूरत और पूना, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी साउथ और वेस्ट मार्केट को पकड़ा हुआ है और हाईली फोकस्ड भी है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू कुछ ही जगह से बहुत ज़्यादा आता है। इन सब पर टेस्टिंग के लिए कंपनी के पास एक ग्लोबल रेफरेंस लैब मुंबई में है, 14 रीजनल रेफरेंस लैब है, 56 सैटेलाइट लैब है और 44 एक्सप्रेस लैब मौजूद है। और साथ ही कंपनी ने 20 के अराउंड लैब ऑन लीज के मोड पे भी लिया है, जो कंपनी ओन तो नहीं करती है, पर रेवेन्यू शेयरिंग के मोड पे कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट और रेवेन्यू का जनरेशन उसके थ्रू होता है विदाउट स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रेवेन्यू का बात करें, तो कंपनी को 57% रेवेन्यू केवल वेस्ट इंडिया से आता है, 25% साउथ से। साथ ही कंपनी को 5% रेवेन्यू लगभग इंटरनेशनल मार्केट से आता है। अगर B2B या B2C का डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, तो कंपनी को रेवेन्यू का ओवरऑल 56% B2B से आता है और कंपनी धीरे धीरे इसको कम भी करने का कोशिश कर रही है, क्योंकि B2B में आप कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं कर सकते और इसीलिए कंपनी को मार्जिन थोड़ा सा लूज करना पड़ता है। और जैसे जैसे कंपनी अपना B2C को इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे ये वॉक इन का जो 50% है उसको और ज़्यादा कैप्चर करना शुरू करेगी। दो कंपनी को लगभग 42% सेल्स B2C से आता है एज कम्पेयर टू थायरोकेयर, जिसका B2C से मात्र 20% आता है। स्टिल थायरोकेयर का रिसीवेबल डेज बहुत कम है, 14-15 डेज के आसपास है।
रिसीवेबल डेज बेसिकली होता है कि कस्टमर से आप कितना जल्दी पेमेंट उठा रहे हैं। तो थायरोकेयर का 15 डेज, जबकि मेट्रोपोलिस का काफ़ी ज़्यादा 50 डेज के अराउंड है। जब भी कोई कंपनी B2C में काम करेगी उसका रिसीवेबल डेज उतना ही कम होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर से डायरेक्ट वहाँ पे डील करती है। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। हम यहाँ डायरेक्टली रिसीवेबल डेज और B2 परसेंटेज को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है या ख़राब है। हम लोग को पूरा का पूरा बिजनेस को समझना होगा। कंपनी को 56% रेवेन्यू B2B से आता है और उसमें से 40% लगभग हॉस्पिटल्स के थ्रू आता है, और हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करती है फॉर पेमेंट, जिसका रिसीवेबल डेज होता है अराउंड मैनेजमेंट के अनुसार 90 डेज। तो जब इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करेगी तब ना जाके हॉस्पिटल मेट्रोपोलिस को पे करेगा। साथ ही कंपनी ने कुछ PPP मोड पे काम भी शुरू किया और गवर्नमेंट का प्रेजेंस है, मतलब रिसीवेबल डेज तो बढ़ेगा ही। और लास्टली कंपनी का रिसीवेबल सब्सिडरीज में भी फंस रहा है, क्योंकि वहाँ का इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा अलग है। इसीलिए कंपनी ने सोचा है कि वो वैसा कंट्रीज़ में अब ऑपरेट नहीं करेंगे जहाँ इंडिया जैसा काम नहीं हो रहा है या इंश्योरेंस सेगमेंट उस तरीके का काम नहीं करता है। कंपनी का मेजर फोकस स्पेशलाइज्ड और सेमी स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, जहाँ 50% वॉल्यूम में 75% सेल्स जनरेट होता है। मतलब ये काफ़ी हाई मार्जिन का बिजनेस भी है। कंपनी लास्ट 5 सालों में अपना सैंपल कलेक्शन को लगभग 6 गुना इंक्रीज़ किया है, जो हमको सेल्स में अभी तक दिखा नहीं है। तो ये अगर दिखना शुरू होगा तो हमको रैपिड सेल्स ग्रोथ दिखेगा इन फ्यूचर। लास्टली हम बात करेंगे एक्सपेंशन का। कंपनी का सेल्स ग्रोथ है अराउंड 15%, और ऐसा इसीलिए नहीं है कि कंपनी ने अपना प्राइस को 5-6% बढ़ा दिया तो सेल्स बढ़ गया। इस बिजनेस में कंपनी को एक्विजिशन पे एक्विजिशन कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, तभी जाके सेल्स ग्रोथ होगा। पर अच्छा बात यह है कि कंपनी ने एक्विजिशन करने के बावजूद अपना जो नेट प्रॉफिट मार्जिन और उसको 15% से ऊपर रखा है। तो ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल मेट्रोपोलिस के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। पब्लिक हुए कंपनी को अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डेटा पब्लिक डोमेन में अभी अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो वो प्रमोटर होल्ड करते हैं मोर देन 50%, बट ट्रेंड डाउनवर्ड है। और जहाँ तक बात है रेमुनरेशन का, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे लगता है। सक्सेशन प्लान का बात करें तो कंपनी सुशील शाह से स्मूथली अमीरा शाह को ट्रांसफर हो रहा है। जहाँ तक बात है केसेस या स्कैम का, तो DRHP में कोई खास कंपनी के खिलाफ सिग्निफिकेंट केसेस नहीं मिला। अगर आपको कोई केसेस या स्कैम कंपनी के बारे में मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उसे लिखें, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। मैनेजमेंट में हमको बस 2 ही चीज़ का दिक्कत लगा, पहला तो प्लेजिंग और दूसरा मेट्रोपोलिस नाम। DRHP में कंपनी का कहना है कि वो ट्रेडमार्क को मेट्रोपोलिस नाम को अभी तक ट्रेडमार्क नहीं किया है, जो ये दोनों मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा। लास्टली हम बात करेंगे फिनेंशियल्स का। कंपनी का डेट बहुत लो है और 2020-21 में जो इंक्रीज़ हुआ वो मोस्टली बिकॉज ऑफ एक्विजिशन की वजह से हुआ। और कॉम्पिटिशन के बावजूद कंपनी का नेटवर्क काफ़ी ताबड़तोड़ है या बहुत बड़ा है, तो इसको आसानी से बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। सो डेट और कॉम्पिटिशन की वजह से तो 5-6 सालों में कंपनी बैंकरप्ट नहीं होने वाला। जहाँ तक बात है रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट टू इक्विटी का, तो ये काफ़ी मस्त है मेरे हिसाब से। कैश फ्लो का बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आसानी से कैश में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत रिसीवेबल में पैसा फंस रहा है, लेकिन बाद में वो वापस मिल भी जा रहा है। और कंपनी एसेट लाइट होने की वजह से 100 करोड़ कैपेक्स पे 400 करोड़ का सेल्स जनरेट कर रही है। साथ ही कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी हाई है। लास्टली हम बात करेंगे वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट है अराउंड 150 करोड़, और अगर 150 करोड़ के हिसाब से हम 20 to 30 का PE मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 3000 to 4500 करोड़ के आसपास। और ऑनर्स अर्निंग के थ्रू अगर हम निकालते हैं तो 80 करोड़ के फ्री कैश फ्लो के थ्रू कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है अराउंड 2000 करोड़ के आसपास। और कंपनी अभी चल रहा है अराउंड 13,000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास, जो हमको क्लियरली बताता है कि कंपनी अपना फेयर वैल्यूएशन से लगभग 4 to 5 टाइम्स में ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस मेट्रोपोलिस लैब के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें। और अगर आपको कोई वीडियो जिसके बारे में मैं एनालिसिस करके दूँ इसी तरीके से, तो मैं चाहूँगा कि आप उसका भी नाम कमेंट में लिखें। और लास्टली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।